Welcome back to my channel. So children, today we are back with the new chapter of 10th standard, that is sectors of Indian economy. Children, this is an important chapter of economics and you people know well कि हमारा economics में सिर्फ 5 chapters हैं जिसमें से हमें 4 करने हैं. One already is given to project work. So उन 4 chapters को हम easily कर सकते हैं और 4 chapters आपके 20 marks हैं. सबसे important thing ये है जो कि आपकी easy subject है. So we should be clear with everything whatever is important here. So let me start with the division of sectors. How we will explain it? So we have 3 classification on the basis of which we will define about the sectors. First is on the basis of nature of economic activities. Economic activities के basis पे जो हम डे टू डे रूटीन लाइफ में काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के काम किए जाते हैं, उनके बेसिस पे सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया गया. द फर्स्ट सेक्टर इज़ प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर. कुछ बच्चे टर्शरी को टर्टियरी भी पढ़ते हैं, दैट इज टर्शरी बेटा. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. सबसे पहले बात आती है कि प्राइमरी सेक्टर क्या है. प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है. जैसे कि आप देखते हो कॉटन लगाई जाती है, फार्मिंग के काम जो भी किए जाते हैं, हंटिंग, माइनिंग, ये जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन की जा रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ. सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहाँ प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज को ख़रीद करके वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड्स में उसे कन्वर्ट किया जाता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम आता है, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड वन इज़ टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर कहलाता है, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज दे रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे उनको हेल्प मिल रही है, उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. तो टर्शरी सेक्टर किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि आईटी सेक्टर की सर्विसेज मिल रही है हमें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिल रही हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपनी सर्विसेज दे रहा है, बैंकिंग की अपनी सर्विसेज मिल रही है. सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर. Clear all this on the basis of nature of economic activities. The first division of Indian economy of the further sectors, further division is primary, secondary and tertiary sector. Now next is on the basis of employment condition. Employment condition के basis पे, on the basis of nature of economic activities हम कर चुके हैं. On the basis of employment condition there are 2 types, organized and unorganized. अब organized क्या है, जहाँ हर चीज़ organized है बेटा, जहाँ हर चीज़ organized तरीके से हमें मिलेगी उस सेक्टर में, वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट की भी हो सकती है, लेकिन वहाँ कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अनऑर्गेनाइज जहाँ पे चीज़ें सेट आउट नहीं होती हैं, जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं. तो ऑर्गेनाइज जहाँ सब रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं. इन शॉर्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. ऑर्गेनाइज जहाँ चीज़ें फिक्स नहीं है, जहाँ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, चीज़ें फिक्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे लिए. और अनऑर्गेनाइज जहाँ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, जहाँ कुछ भी बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, सोशल मतलब कि हम कहें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते. नाउ थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप के बेसिस पे कितने सेक्टर्स हैं. देयर आर 3 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. द फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड गवर्नड और यू कैन से कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसका पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट का सेक्टर, जहाँ पूरा दबदबा, पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है. थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर, जिसे हम मिक्स्ड इकनॉमी भी कहते हैं, जहाँ ये दोनों सेक्टर्स मिल के काम कर रहे हैं जॉइंटली. कुछ ऐसे एंटरप्राइज हैं जिसको गवर्नमेंट चला रही है, कुछ ऐसे भी होंगे जिसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं. तो हमारी इकनॉमी का एक जॉइंट इकनॉमी है, मिक्स्ड इकनॉमी है, जहाँ दोनों तरह के एंटरप्राइजेस, दोनों तरह के सेक्टर मिल के काम करते हैं. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स on the basis of economic activities, on the basis of employment condition and on the basis of ownership. चलो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन, द फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. अब इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से बेसिकली रिलेटेड है, जहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके, उन्हें यूज़ करके कुछ नेचुरल गुड्स बनाते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं. कच्चा माल जो होता है उसे हम नेचुरल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. या हम कह सकते हैं हम नेचुरल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके. लाइक डेयरी का काम हो गया, जहाँ मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है जानवरों को यूज़ करके, उनसे प्रोडक्शन की जाती है, उन्हें फिर बेचा जाता है अदर प्लेसेस पे. फिर दूध को यूज़ करके देखो सेकेंडरी सेक्टर के पास जाता है. जैसे हलवाई की बात करें हम, क्या कहते हैं आप हलवाई को, जो भी कहते हैं तो जो भी है हमारा, तो वहाँ वो क्या करते हैं, हलवाई का काम क्या रहता है कि मिठाई बनाता है,
ठीक है, स्वीट मेकर, सॉरी। तो स्वीट मेकर का काम क्या है, वहाँ से दूध उठाना, और दूध लिया उसने, वहाँ से मिल्क परचेज़ किया, अब वो क्या करेगा, उस मिल्क को यूज़ करके फर्दर उसे स्वीट्स में कन्वर्ट करेगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर की बात आ गई। लेकिन ये आया कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से आया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम इसे कहते हैं जहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जहाँ क्रॉप्स ग्रेन्स उगाए जा रहे हैं, इनको फर्दर यूटिलाइज़ करके इन्हें ग्रेन्स को कन्वर्ट करके फाइबर में, या फिर हम कहें कि इसको फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, फर्दर यूटिलाइजेशन में लिया जाता है। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं बेटा, जहाँ अब इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर का काम है प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को खरीद के उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। वहाँ से हम कच्चा माल खरीदते हैं, यहाँ उसे सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स, कच्चे माल को हमने किस में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स, यानी कि उसे फर्दर प्रोडक्शन में लाया जा सकता है, उसे हम फर्दर यूज़ में ला सकते हैं, या तो पूरी तरह से बना दिया हमने, या उस चीज़ को फर्दर यूज़ में लाया जा सकता है। सेमी फिनिश मीन्स कि अभी उसको फर्दर प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, उन चीज़ों का उत्पादन करती है। तो सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन करना। कहाँ से प्रोडक्शन के लिए गुड्स खरीदना, यानी रॉ मटेरियल परचेज करना, प्राइमरी सेक्टर से। यानी प्राइमरी सेक्टर की वजह से सेकेंडरी सेक्टर अपलिफ्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, कच्चा माल खरीदती हैं, यानी शुगर केन खरीदते हैं। शुगर केन किसने दिया, प्राइमरी सेक्टर ने। प्राइमरी सेक्टर ने सेकेंडरी सेक्टर को शुगर केन दिया, उन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, उसे कन्वर्ट करके शुगर में बना दिया। अब वो शुगर किसके लिए यूज़फुल होगी, हम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। तो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया इंडस्ट्री ने, सो दैट इज़ अ वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑफ कॉटन। अब ये कॉटन एक रॉ मटेरियल है जो कि कहाँ से आया, प्राइमरी सेक्टर से। अब इस कॉटन को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करेगा, उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, ब्लैंकेट्स बनाए जा सकते हैं, फाइबर शीट्स बनाई जा सकती हैं, कुछ भी। तो वो कॉटन कहाँ से आई, रॉ मटेरियल कहाँ से आया बेटा, प्राइमरी सेक्टर से, और सेकेंडरी सेक्टर ने उसे कन्वर्ट करके ब्लैंकेट्स में कन्वर्ट किया, शीट्स में कन्वर्ट किया। सो दैट इज़ अ कन्वर्जन डन बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और किसे प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। इन दोनों सेक्टर की डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रही है, टर्शरी सेक्टर की वजह से। ये टर्शरी सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प कर रहा है, उन्हें डेवलप करने में उनकी हेल्प कर रहा है, अपनी सर्विसेज देके। किस तरह की सर्विसेज दे रहा है, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। अब प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, कन्वर्जन कर दिया हमने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। अब उस प्रोडक्शन को हमें लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट, नॉर्मल बड़ी बड़ी मार्केट्स में भेजना है। चलो लोकल मार्केट्स में भी भेजना है प्रोडक्शन को, इंडस्ट्री से लोकल मार्केट तक भी जाएगा, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। हमें कुछ सर्विसेज चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे हम बुलक कार्ट से भेजें, गाड़ी से भेजें, ट्रक से भेजें, शिप सर्विसेज यूज़ करें, ट्रेन बाय एयर, कुछ भी करें, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ होंगी, ठीक। उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सेकंड, स्टोरेज की बात करूँ, स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अगर मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मैं उसे स्टोर करके रखूँगी, अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है मेरे पास तो मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी जो है कौन दे रहा है, सर्विस सेक्टर दे रहा है। किसको दे रहा है, प्राइमरी और सर्विस दोनों सेक्टर्स को, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को दे रहा है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ, बैंकिंग हमें क्या दे रहा है, बैंक हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। मान लो हमारा प्राइमरी सेक्टर, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट है, उनके पास पैसा नहीं है, जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ जाएगा, बैंक के पास। तो प्राइमरी सेक्टर को हेल्प किसने की, टर्शरी सेक्टर ने। सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ क्रेडिट चाहिए, उनको कुछ पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कहाँ से आएगा, बैंकिंग। यानी कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, दोनों सेक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। तो इन सेंस हम कह सकते हैं कि बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, जो हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए बेटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको, दोनों ही सेक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो। यानी टर्शरी सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है दोनों के लिए। ये तीनों सेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, हमें समझ में आ रहा है, ये तीनों सेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक सेक्टर दूसरी सेक्टर की हेल्प कर रहा है, प्राइमरी ने सेकेंडरी की, सेकेंडरी ने टर्शरी की। अब सेकेंडरी भी तो टर्शरी की कर रहा है। अगर हम इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का यूटिलाइजेशन ना करें तो इनके लिए इनकम जनरेशन का सोर्स नहीं है। इनकम कौन जनरेट करवा रहा है, इनको सेकेंडरी और प्राइमरी ही करवा रहा है। हेल्प दे रहे हैं अपनी, लेकिन इनकम कौन जनरेट करवा रहा है, ये दोनों सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इन तीनों का आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं आपस में, ये तीनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। नेक्स्ट, related to this point, it also include the services of those who directly don't contribute.
अब वो क्या थे, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे वो सेक्टर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। वो कौन सी सर्विसेज हैं जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली हमारी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, हमारी जीडीपी को रेज करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि मोर ओवर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम इनकी सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि टीचर्स, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन हो रही है, काम हो रहा है, यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं, इनकम जनरेशन का सोर्स है ये उनके लिए, जीडीपी को राइज करने में टीचर्स भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, बार्बर हो, सब अपना अपना काम करके जीडीपी को राइज कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। एक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे, यहाँ क्या दी जा रही हैं, सर्विसेज। cobbler, lawyer, washerman, ATM booths, call center, all these are providing their services. Indirectly, they are not giving the contribution in the production, but indirectly they are providing their services. I am repeating, we can't ignore their services, which are also important for us. Clear? Next page. Now comparing the three sectors. Next topic is comparison of the three sectors. To explain this topic, children, I have to go through with some basic related terms. What are those? The first one is intermediate goods. Now what do you mean by intermediate goods, children? Intermediate goods वो होते हैं जिन्हें हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं, जिनका फर्दर यूटिलाइजेशन हो सकता है, या फिर अभी कहें कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में है, वो लटके हुए हैं, अभी हम उन्हें फर्दर प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, उन्हें डाला जा सकता है। या मैं ये कहूँ कि जो चीज़ें रीसेल पर्पज से खरीदी गई हूँ, दो बातें आ गई, या तो उन्हें फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला जा सकता हो, या वो रीसेल पर्पज से परचेज की गई हो। एग्जाम्पल देती हूँ बेटा आपको मैं, जैसे कि किसी शॉपकीपर का शर्ट्स बेचने का काम है, उसकी शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, उसके पास शर्ट्स हैं, सिर्फ शर्ट्स का बिजनेस है उसका। अब वो शर्ट्स पहले किसी से खरीदेगा तभी मार्केट में बेचेगा, तो जब उसने होलसेलर से खरीदी होंगी वो शर्ट्स, उसने सपोज एक शर्ट 400 की खरीदी, पर पीस उसका 400 का था। अब उसने उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, जब मार्केट में बेचेगा 200 रुपये ऐड करके, मान लो 600 का मार्केट में बेच रहा है, तो ये 600 फाइनल गुड होगी, ये 400 रुपये उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है कि जब उसने मार्केट से खरीदा उसे 400 का मिला, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड। तो जब वो शर्ट्स खरीद रहा है होलसेलर से फर्दर सेल के पर्पज़ से, दोबारा सेल करने के पर्पज़ से, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो अभी जो शर्ट्स परचेज की गई होलसेलर से, जो भी मार्केट में कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, वो उसके लिए क्या कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। वो चीज़ें जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि बटन्स परचेज़ किए, किसी पर्सन का शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसने बटन्स परचेज़ किए, अभी वो बटन्स इंटरमीडिएट गुड हैं, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में जाएंगे। कैसे जाएंगे, उन बटन्स को हम यूज़ करेंगे, शर्ट्स के ऊपर अटैच करेंगे, तब वो मार्केट में जाएगा, तब तक वो बटन्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। सो क्लियर दीज टू एग्जाम्पल्स, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में डाल सकते हैं और जिन्हें रीसेल पर्पज से परचेज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल चुके हैं, विच आर रेडी टू यूज़, जो रेडी टू यूज़ हैं, या हम कहें रेडी टू सेल के लिए हैं, जिन्हें हम मार्केट में सीधा सेल कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। अब फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, फाइनल कंजप्शन भी हो सकती है, फाइनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। कंजप्शन मीन्स अगर वो कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसे हम फाइनल कंजप्शन बोलेंगे, अगर वो प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो हम उसे फाइनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। देखो प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो ऑब्वियसली उसे फर्दर प्रोडक्शन करनी है, अब वो फर्दर प्रोडक्शन, लेकिन एंड यूज़र कौन है, कंज्यूमर एंड यूज़र है या प्रोड्यूसर एंड यूज़र है, तो वो फाइनल गुड कहलाएगा। मान लो कंज्यूमर तक वो गुड, अब शर्ट्स की बात करते हैं, वो शर्ट्स कंज्यूमर तक पहुंच गई, कंज्यूमर ने लास्ट उसको खरीदी, यानी कि क्लोथ जिसको मैं बोल रही हूँ, यानी शर्ट खरीदी, तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल कंजप्शन। अब वो फाइनल गुड है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आ चुका है, फाइनली कंज्यूमर तक पहुँच चुका है, अब उसने 600 की वो शर्ट खरीद ली है कंज्यूमर ने, तो वो एक फाइनल गुड बन गया। फाइनल इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रोड्यूसर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रोड्यूसर ने मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी का ये तो नहीं है कि हमने आज खरीद ली तो हम उसे अगले दिन बेच देंगे और फिर तीसरे दिन नहीं खरीद लेंगे, या मैं उसको 2 दिन यूज़ करके उसको लॉक करके रख दूँगी, उसे पैक करके रख दूँगी, पॉसिबल नहीं है। तो मशीनरी का एक इन्वेस्टमेंट है हमारी, जिसको हम सेवरल ईयर्स, लंबे टाइम तक आने वाले सालों में यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है, जिसे प्रोडक्शन में डाला जाएगा। लेकिन मशीनरी के पार्ट्स को देखो, हमने मशीनरी को एक बार खरीद लिया, वो हमारा फाइनल गुड बन गया। अब ऐसा नहीं है कि मशीनरी को हम उठा के ले जाएंगे कहीं और, किसी को बेच आएंगे, कहीं और दे जाएंगे, तो मशीनरी जिसने खरीदी वो बंदा तो फाइनल कंज्यूमर था ना उस मशीन का, सो इट विल बी नोन एज फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। क्लियर दिस फाइनल गुड्स। नेक्स्ट नाउ, gross domestic production, in short we can say GDP of the country. So GDP, what is the definition of GDP? It is the sum total of market value of goods and services. Market value of goods and services, वो market value जिस पे मार्केट में उन चीज़ों को बेचा जा रहा है, वो सब goods and services जो मार्केट में सर्कुलेट की गई, जिनको मार्केट में बेचा गया।
प्रोड्यूस इन आर इकोनॉमी, हमारी अपनी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की जा रही है बाय द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ आर कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो हमारी कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, यानी कि हमारी कंट्री में रहने वाले लोग या बाहर से आकर के जो हमारी कंट्री में रह करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, मतलब उन सबके द्वारा की गई प्रोडक्शन क्या कहलाएगी, हमारी कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री में ही हो रही है ना प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कहाँ हुई, हमारी कंट्री के अंदर की, किसने, रेजिडेंट्स ने चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने, हुई कहाँ, हमारी कंट्री के अंदर। क्या प्रोडक्शन क्या हुई, गुड्स एंड सर्विसेज की। सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आर इकोनॉमी, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रही है, चाहे हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों ने की, चाहे बाहर से आकर के लोग कर रहे हैं, हुई हमारी कंट्री के अंदर, उसका सम टोटल दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक समय पे, एक पर्टिकुलर समय पे, यानी कि हम बात करें अकाउंटिंग ईयर की, कि एक पर्टिकुलर समय के अंदर, यानी कि मान लो 1 साल की बात कर रहे हैं, वैसे 1 साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, उसका सम टोटल, उसका समेशन क्या कहलाएगा, इट इज़ इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और उससे होने वाली इनकम क्या कहलाती है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। नेक्स्ट टर्म दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट बेटा, देयर इज अ क्वेश्चन व्हाइल एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी विच विल बी इंक्लूडेड। एस्टिमेशन जब हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, जब हम एस्टिमेशन करते हैं उसका, तो हम किसे इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स, किसको इंक्लूड करेंगे, व्हाट विल बी इंक्लूडेड। देखो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारी एक ही वैल्यू बार बार इंक्लूडिंग में आएगी, बार बार उसे हम इंक्लूड करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, आपको कैसे समझ में आ जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं बेटा, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, यानी एक ही वैल्यू बार बार काउंटिंग में आएगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। तो हमेशा किसको इंक्लूड करते हैं हम, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा जब भी जीडीपी का एस्टिमेशन हो, चाहे नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हो, हम इंटरमीडिएट गुड्स का इंक्लूजन नहीं करते, हम किसे इंक्लूड करते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और यू कैन से द जीडीपी। नाउ देयर इज अ एग्जाम्पल विच आई सेड ना, कि अभी आपको समझाती हूँ मैं कि इंटरमीडिएट गुड्स का इंक्लूजन हम या उसे इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हमें ये पता लगाना है कि हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का काउंटिंग कैसे करते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी की काउंटिंग कैसे करते हैं हर सेक्टर्स की। तो ये हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, देखो जो मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, रिटेलर, दीज आर द सर्टन डिफरेंट सेक्टर्स। हम फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ऊपर देखो मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड वैल्यू एडिशन, दैट आई हैव रिटन हियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल कितनी की हुई, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि हमारा खर्चा कितना आया, इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि इंटरनल खर्चा कितना है। देखो हम जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि हमने सेल कितने की, उसके ऊपर खर्चा यानी कॉस्ट कितनी लगी और प्रॉफिट कितना आया, यही निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट इज इन इकोनॉमिक टर्म इज नोन एज वैल्यू एडिशन, सी रेफर्स टू इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड एस यानी कि सेल्स रेफर्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि बेचा कितने का। हम फर्स्ट सेक्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा प्राइमरी सेक्टर है, दैट इज फार्मर। अब फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने इंटरमीडिएट कॉस्ट की 200 की, मान लो उसने कुछ भी ग्रेन्स प्रोड्यूस किए, उसके लिए पहले उसने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, मे बी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या सीड्स, कुछ भी उसने कुछ भी परचेज किया, और छोटी सी बात उसने 200 रुपये का खर्चा किया। उसने 200 का जो एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद मार्केट में प्रोडक्शन करने के बाद उसने 400 की सेल कर दी। अब फ़ायदा कितने का ले गया वो, 200 का, नज़र आ रहा है। वैल्यू एडिशन 200 का फर्स्ट स्टेप पे, यानी खरीदा, जो कच्चा माल लगा या जो भी उसका खर्चा आया वो 200 का आया था, लेकिन प्रोडक्शन जब मार्केट में बेची तो 400 की बेची। फ़ायदा कितना का ले लिया फार्मर ने, 200 का। अब फ्लोर मिल ने यही जो 400 की वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जो सेल की, फार्मर ने किसको बेची, फ्लोर मिल की। तो ये 400 अब उसके लिए क्या बन गई, फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि अब जो फ्लोर मिल ने फार्मर से खरीदा, मान लो वीट परचेज की, प्रोड्यूस की हुई, वो कितने की खरीदी, 400 की। अब वो उस फ्लोर मिल वाला क्या करेगा, उस 400 की वीट को जो उसने खरीदा उसे फ्लोर में कन्वर्ट करेगा फर्दर सेल के लिए। उसने उसके फ्लोर में कन्वर्ट किया, आटे में कन्वर्ट किया, मैदे में कन्वर्ट किया, जो भी किया उसने, तो 400 से 600 का उसे मार्केट में बेचा। अब फिर से वैल्यू एडिशन किया 200 का, यानी 200 रुपये का फ़ायदा कमा गया फ्लोर मिल वाला। अब ये 600 की जो फ्लोर मिल ने आटा बेचा मार्केट में, किसको बेचा, नेक्स्ट पार्टी को, बेकर को। बेकर ने 600 का खरीदा, अब उस 600 रुपये अब इसके लिए थर्ड पार्टी के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट बन गई, यानी एक के लिए वो फाइनल गुड है तो दूसरे के लिए वो इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन बन जाती है। ये 600 का बेकर ने आटा खरीदा, बिस्किट बनाए, मार्केट में 800 के बेचे, ठीक, फिर से 200 का वैल्यू एडिशन हो गया। 3 स्टेप पे सबने 200 का वैल्यू एडिशन किया। मैंने एग्जाम्पशन बेसिस पे लिया बेटा एग्जाम्पल, आप उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो अमाउंट। अब फोर्थ पार्टी फिर आती है रिटेलर यानी कि शॉपकीपर। 800 रुपये के बिस्किट इसने खरीदे रिटेलर ने मार्केट में बेचने के लिए, एंड यूज़र कंज्यूमर को दिया गया 1000 का। सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड, दैट इज़ ₹1000। अब देखो मैंने कहा कि इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते,
अगर मैं सब इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को इंक्लूड कर लूँ, अगर इन सब इंटरमीडिएट कॉस्ट को मैं इंक्लूड कर लूँ 200, 400, 600 एंड 800, तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? देखो 6 + 4 10 + 8 1800, देन 2000 बन गई। यानी कि वैल्यू तो है 1000 जो हमें देनी है, एक्चुअली कंज्यूमर को 1000 का बेचा और 200 रुपये के वैल्यू एडिशन के साथ, लेकिन फर्दर वैल्यू एडिशंस को अगर हम टोटल करते हैं तो देखो कितना हुआ, 200 + 200 + 200 + 200 800, यानी 800 इंटरमीडिएट कॉस्ट आई है, लेकिन फ़ायदा कितने का लिया? 200 का। तो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना, यानी कंज्यूमर तक कितने का गया? वो 1000 का। अब सब पार्टीज़ ने अपना अपना वैल्यू एडिशन किया, एंड कंज्यूमर तक वो 1000 का पहुंच रहा है। अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड करते, इस वैल्यू को एस्टिमेशन में, जीडीपी के एस्टिमेशन में इंक्लूड करते, तो हमारी रॉन्ग वैल्यू आती है, दैट इज़ 2000, यानी डबल काउंटिंग हो रही है। डबल काउंटिंग डजंट मीन्स कि 1000 का डबल, ये 3000 भी हो सकता था, ठीक है। डबल काउंटिंग का मतलब है, व्हाट इज़ डबल काउंटिंग, कि जहाँ किसी चीज़ को हम डबल मल्टीप्लाई वे में काउंट कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई वे में काउंट कर लिया, पहले 200 का एडिशन कर लिया, फिर 400 का कर लिया, जबकि एक्चुअल में 400 का मार्केट में फार्मर ने सेल किया, डिफरेंट पार्टीज़ ने उसमें कुछ एडिशन किया। अब डिफरेंट पार्टीज़ ने जो एडिशन किया, उसके बाद फर्दर एट लास्ट स्टेज पे वो सप्लाई कितने की हो रही है, सेल कितने की जा रही है, देखो कंज्यूमर तक कितने का पहुंच रहा है, वो 1000 का। तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड इज ₹1000, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, और यू कैन से इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP. Clear this example, children, how we will estimate the value addition done by the different sectors in the economy. Now the next topic is historical changes in sectors. Historical changes क्या है सेक्टर में? देखो पहला हमारा था प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर पहले अपने तरीके से काम कर रहा था, ऑल टेक्निक्स से काम कर रहा था, बाद में इनको नई टेक्निक्स मिल गई, नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मिली, लाइक हाई वैरायटी सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बहुत कुछ मिला, उससे अपलिफ्ट हुआ प्राइमरी सेक्टर, उसमें डेवलपमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, बहुत से लोगों को काम मिला। उसके बाद लोग शिफ्ट हो गए सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर की तरफ क्यों शिफ्ट हुए बेटा? वहाँ भी टेक्निक्स आ गई, नई नई टेक्निक्स आई, लेबर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमारे को अवेलेबल हो गई, तो लोग उसमें शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, इनकम ज़्यादा जनरेट हुई थी, सबसे बड़ी बात। तो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ। फिर एक नया चेंज आया, लोग सेकेंडरी से टर्शरी, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सेक्टर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का माना जाता है, जो सर्वे सेक्टर है, जो इन सभी सेक्टर्स को काम दे रहा है, उन्हें हेल्प कर रहा है, उन्हें डेवलप करने में फ़ायदा दे रहा है। तो टर्शरी सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा हमारे इकोनॉमी के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्पेशली, जो अपर सेक्टर्स हैं हमारे डेवलप कंट्रीज़ में, उन्हें काफ़ी अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो टर्शरी सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों सेक्टर, पहले प्राइमरी से लोग सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, उसके बाद कहाँ शिफ्ट हो गए? टर्शरी में, क्योंकि वहाँ डिफरेंट उन्हें चॉइसेस मिल गई काम करने के लिए, लोग एजुकेटेड हुए, स्किल्ड हुए, तो अपनी स्किल्स का यूज़ करने लगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और डिफरेंट सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट एरियाज़ में अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करने लगे, लाइक बैंकिंग में, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया, LIC ऑफिस में लगा, कोई डिफरेंट बैंक्स में लग गया, प्राइवेट में, पब्लिक में। तो सर्विस सेक्टर जो हमारा टर्शरी सेक्टर, ये जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट पीपल, either educated or not educated. So it is a valuable kind of sector, you can say the important sector in the developed countries. So this is the historical changes in different sectors. Now there is a graphical presentation, children see. GDP by प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ GDP, ये तीनों सेक्टर्स में क्या अपलिफ्टमेंट दिख रही है? देखो नीचे है, ब्लू में प्राइमरी, रेड में सेकेंडरी, थर्ड ग्रीन में टर्शरी सेक्टर। अगर हम 1973-74 का 2013-14 के साथ कंपैरिजन करें, तो हमें क्या दिख रहा है कि ब्लू क्या है हमारा? प्राइमरी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है, उसके बाद सेकेंडरी में शिफ्ट हुए धीरे धीरे, ठीक है, देन टर्शरी। सबसे पहले किस में ही हमें इंपॉर्टेंस दिखी? प्राइमरी में। फिर 2013-14 से कंपैरिजन करें GDP का, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन प्राइमरी में हो रही है, प्राइमरी से फिर उसके बाद टर्शरी में शिफ्ट हुए, ज़्यादा शिफ्ट हुए, और थर्ड अगर टर्शरी में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है हमें, कहाँ इंपॉर्टेंस दिख रही है? टर्शरी सेक्टर में, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए, जहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हुई। यहाँ क्या हो रही? GDP यानी प्रोडक्शन हुई, तो सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट हुई। Now the next is graph 2, the share of services in GDP in percentage form. अब share of sector, इन दोनों सेक्टर्स का कितना परसेंटेज शेयर है? परसेंटेज फॉर्म में अगर हम कहें तो फर्स्ट 1973 में नज़र आ रहा है बेटा हमें कि प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है? 40% है, और 40 से 50 यानी 10% शेयर है हमारा, किसका शेयर है? सेकेंडरी सेक्टर का। और रेस्ट अगर हम यहाँ तक हमारा 50 हो गया, यानी 50% शेयर कौन दे रहा है? डायरेक्ट टर्शरी सेक्टर दे रहा है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? टर्शरी सेक्टर का। देन 2013-14 का अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी में सिर्फ 10 to 12% दिख रहा है, देन हमें यहाँ 35% दिख रहा है,
हम नियर अबाउट ले रहे हैं 33% एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकती आपको, आईडी से हम बोल रहे हैं क्योंकि 30 से अबव है। सपोज ये 35 है या 33 है तो रेस्ट कितना हो गया हमारा, नियर अबाउट 75% हो गया, 74%। तो सबसे ज़्यादा किस में नज़र आ रहा है, अगर हम इन 2 ईयर्स को भी कंपैरिजन करें तो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा शेयर हमें नज़र आ रहा है। क्लियर दिस टेबल। नाउ द ग्राफ 3, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की भी परसेंटेज फॉर्म में देखें तो एम्प्लॉयमेंट 1972-73 में बेटा देखो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है और थर्ड हमारा टर्शरी सेक्टर। तो अगर 72-73 में देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर रहा था, हमारा प्राइमरी सेक्टर। 2011-12 में भी सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि शेयर किसकी थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर कहाँ काम कर रहे थे, हमारी जो यूथ था वो प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ था, देन सेकेंडरी में शिफ्ट हुए, उसके बाद टर्शरी में भी काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की तो हमें कहाँ नज़र आ रही है, प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर दीज 3 graphs चिल्ड्रन। Okay, next is rising importance of tertiary sectors, or we can say why there is a boom in tertiary sector. Tertiary sector की importance कैसे बढ़ गई, ये question अगर आपसे पूछा जाए then what you will answer. I have written some points here, let me explain to you बेटा। The first is provides basic and several other services. इसका काम है टर्शरी सेक्टर का बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेवरल अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, एजुकेशन, हॉस्पिटल, बैंक्स, ऑल दीज आर कमिंग अंडर दिस सेक्टर. सो दीज आर प्रोवाइडिंग, दिस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज टू द अदर सेक्टर्स. इट लेट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अभी स्टोरेज वगैरह के बारे में, ठीक है. इट लेट्स टू डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. इट लेट्स टू डेवलपमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प कर रहा है. अभी मैंने बताया आपको पीछे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है, एक दूसरे को एनकरेज कर, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं. एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को मोटिवेट कर रहा है, उसे अपलिफ्ट कर रहा है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, उन्हें हेल्प दे करके. थर्ड इज ड्यू टू द राइज इन द इनकम ऑफ, ड्यू टू द राइज इन द इनकम. ड्यू टू द राइज इन का इनकम मीन्स हमारी जो पर्सनल स्टोरेज, हमारी जो इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो डे बाय डे बढ़ रही है. लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है तो लोग एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, घूमने फिरने ज़्यादा जा रहे हैं, शॉपिंग पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अच्छे हाईली रेपुटेड स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, बजाय कि पब्लिक स्कूल्स में. हालांकि पब्लिक स्कूल्स को अगर हम प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें बेटा तो हमें पता है कि पब्लिक स्कूल्स में खर्चा कम है और प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा है, तो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है. क्या बढ़ गया है? प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, लोगों का पैसा कमाने का जरिया बन चुका है, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है. फोर्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, उसकी सर्विसेज हमें मिल रही है, तो टर्शरी सेक्टर अपलिफ्ट हो रहा है, जैसे कि कॉल सेंटर की सर्विसेज, आउटसोर्सिंग. इन चीज़ों की वजह से, इन फ़ायदों की वजह से सर्विस सेक्टर अपलिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें यूज़ कौन कर रहा है? प्राइमरी या टर्शरी सेक्टर. तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की यूज़ डिमांड बढ़ रही है, तो इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर की डे बाई डे सभी सेक्टर्स के साथ बढ़ती चली जा रही है, हमारी इकनॉमी में बढ़ती चली जा रही है. मे बी और मोर ओवर GDP को राइज करने में टर्शरी सेक्टर का काफ़ी हाथ है. अब इस सेक्टर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. कैसे क्रिटिसाइज़ किया? देखो बेटा, सर्विस सेक्टर जो है अपलिफ्ट तो हो रहा है, स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर को स्किल कर, जो हमारे एजुकेटेड वर्कर्स हैं, एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें तो अपलिफ्ट कर रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं या अनस्किल्ड हैं, या जो हमारी इकनॉमी के अंदर छोटे मोटे वर्कर्स हैं जिनकी स्मॉल शॉप्स हैं या रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो उन लोगों के लिए खाना खाना मुश्किल हो रहा है, उन लोगों को अपनी लाइवलीहुड को चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है. दे आर अनेबल टू मैनेज देयर लाइवलीहुड. सो दिस सेक्टर, द सर्विस सेक्टर इज़ नॉट ग्रोइंग ऑल द सेक्टर्स इक्वली. कुछ सेक्टर्स को तो अपलिफ्ट कर रहा है, कुछ अपने ही सेक्टर के अंदर कुछ एरियाज़ को अपलिफ्ट कर रहा है, कुछ एरियाज़ को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अगर हम हाई स्किल्ड लेबर्स की बात करें तो वो स्किल्ड लेबर अपलिफ्ट हो रही है, अनस्किल्ड या छोटी मोटी लेबर की बात करें तो वो अपलिफ्ट नहीं हो रही, उन्हें अभी भी लॉस हो रहा है. वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने लाइवलीहुड को, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज द फूड फॉर 2 times. दैट इज़ द सिचुएशन फॉर देम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट क्या बेटा? इट इज़ अ सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन है वेयर पीपल वांट टू डू वर्क, जहाँ लोग काम करना चाह रहे हैं किसी भी वेज रेट पे, किसी भी वेतन पे, किसी भी सैलरी, किसी भी वेजेस पे, लेकिन यूथ को काम नहीं मिल रहा है. दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. अभी अनएम्प्लॉयमेंट 2 तरह का है, वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री. वॉलंट्री मीन्स या लेबर काम करने के लिए, काम करने रेडी तो है, लेकिन जो वेज रेट मिल रहा है उस पर रेडी नहीं है काम करने को, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मुझे काम मिलता है,
मेरी ईगो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे काम मिल रहा है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दैट यू विल गेट ₹10,000 इन अ मंथ, बट मैं चाह रही हूँ कि उसी काम के लिए मुझे 15,000 मिले, लेकिन मिल रहा है तो मैं काम करना नहीं चाह रही, दैट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी क्या है कि जहाँ काम नहीं मिल रहा लेकिन मैं करना चाहती हूँ, मुझे 10,000 क्या 5,000 भी मिलेंगे, सो आई एम रेडी टू वर्क, बट वर्क इज़ नॉट अवेलेबल, काम ही नहीं है मार्केट में, तो काम कहाँ करूँ? जब काम मिलेगा तो मुझे काम मिल जाएगा, जब होगा तो मिलेगा, काम नहीं है इसलिए काम नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज़ इनवॉलंटरी, कि काम करना चाहती हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, सो इट इज़ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स है हमारे पास, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन इन योर बुक दैट वी हैव टू डू ओनली, दैट इज द लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग टुडे चिल्ड्रन। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको कह रहे हैं, या अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों को वहाँ काम से निकाल दिया जाए तो ना तो काम पे कोई इफेक्ट आएगा, ना ही इनकम पे कोई इफेक्ट आएगा, ना तो प्रोडक्शन रिड्यूस होगी ना ही इनकम रिड्यूस होगी। लेट मी रीड दिस टर्म फॉर यू। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच पीपल वर्क एट अ प्लेस, जहाँ एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं वेयर देर इज़ नो मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं और ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू मूव सच पीपल, अगर हम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दें किसी अदर प्लेस में, इट विल नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन और इनकम, ना तो वो प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा ना ही वो इनकम को इफेक्ट करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन्स। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक जॉइंट फैमिली है, क्या है, एक जॉइंट फैमिली है जहाँ 8 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, ये 8 के 8 लोग फार्मिंग से रिलेटेड है, अपने एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर जाते हैं, अपनी लैंड के ऊपर जाते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में जुड़ जाते हैं। तो 8 के 8 लोग जाते हैं, लेकिन 8 में से 4 लोग तो वहाँ पे काम करते हैं और बाकी के 4 फ्री बैठते हैं। क्या करते हैं? फ्री बैठते हैं। अब वो 4 फ्री लोग जो एक साइड में बैठे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है करने को, लेकिन जब इनकम आएगी तो ऑब्वियसली वो 8 लोगों में डिवाइड होगी क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो वो 4 लोग जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें उन 4 लोगों को वहाँ से निकाल के किसी और काम में शिफ्ट कर दें तो क्या हमारी उस फील्ड की प्रोडक्शन में कोई रिडक्शन आएगी? ऑब्वियसली नॉट। इनकम में कमी आएगी? ऑब्वियसली नॉट। बल्कि इन 4 लोगों को हम किसी और काम में डालेंगे तो कहीं और जाके काम करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इनकम जनरेट होगी, हमारी कंट्री की जीडीपी को राइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो better to remove those other else not required people from that work and put them in some other work so that they can generate employment and can generate income also for the economy and can raise the level of GDP also for our country. So children, this is disguised unemployment, जिसको हम छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। and under employment means कि under employment means कि काम कर नहीं रहे हैं लेकिन दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, that is under employment situation, right? So these are the certain areas in which we have discussed about प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। हमने फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आज किया बेटा, और क्या किया हमने, डिफरेंट ग्राफ्स के बेसिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह बताया, जीडीपी का रेट डिस्कस किया वहाँ पर। अब नेक्स्ट था हमारा टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस, एंड देन अबाउट व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स, these concepts are clear to you. So we will meet in the next video with the next topics, with the next remaining topics of this chapter. Till then, thank you, take care, stay connected, bye bye.